गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यूआईएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या 5% की छूट शैक्षणिक योग्यता में जो 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, क्या उसमें 5% का छूट मिलेगा, और मिलेगा तो भी किनको मिलने की संभावना है। ठीक है, तो अगर बात करें 5% की छूट की, तो एसटी, एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, इनको जो है 5% छूट की संभावना है। लगभग आप ये मान के चलिए कि अब ये हो सकता है कि 5% की इसमें क्या मिले, छूट मिले, और 45% से अबव जो एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, वो भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका कुछ ऑफिशियल घोषणा होता है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप जो है यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है जनरल वाले कैंडिडेट को इसका मौका मिलना, मतलब इसका चांस ना के बराबर लग रहा है। लेकिन जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं, आप 95% मानकर चलिए कि इनको जो है मौका मिल सकता है 5% के छूट के साथ शैक्षणिक योग्यता में। ठीक है, तो थोड़ा-सा खुशखबरी वाली बात है कि ऐसा बात चल रहा है कि हाँ, इनको 5% का छूट दिया जाए। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इसके लिए कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। जनरल वालों को चांस कम है, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं, इनको बिल्कुल जो है मौका दिया जाएगा। ठीक है? तो अभी आप 95% मान कर चलिए कि 95% ऐसा ही हो, है ना? और 5% कुछ मामला गड़बड़ हो गया तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग तय है कि 5% का छूट मिलेगा। ठीक है? तो इस हिसाब से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो निराश हो गए थे, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी वाले कैंडिडेट, है ना? और तैयारी करना ही छोड़ दिए थे, तो आप फिर से तैयारी करना चालू कर सकते हैं। जल्द ही इसका अपडेट आपको मिल जाएगा। दूसरा हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के सिलेबस एनालिसिस को, है ना? कल भी मैंने आपको सिलेबस बताया था। आज हम लोग थोड़ा-सा ओवरव्यू, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सिलेबस यहाँ होना चाहिए। तो सिलेबस को बार-बार देखना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा हम सीजी टेट के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब सीजी टेट का आज हम करने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस, ठीक है? कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह से आपको आंसर लेना था और आने वाले एग्जाम में किस तरह से आंसर ले सकेंगे, ठीक है? इस पर भी चर्चा करेंगे कि बीएड वाले और डीएड वाले, इस पर भी चर्चा होगा। तो ये हम चर्चा लास्ट में करेंगे। अभी जो है सीजीटेट के सिलेबस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा सीजीटेट का एग्जाम एनालिसिस हम करेंगे, और आप जान रहे हो कि 30 नंबर का बाल विकास आया था और आप लोग जो है आंसर प्रॉपर दोगे तो बाल विकास के बाद जो है हम हिंदी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो सबसे पहले सिलेबस की बात कर ले तो पेपर वन का सिलेबस क्या बोलता है, तो पेपर वन का सिलेबस ये बोलता है कि बाल विकास आपका 30 नंबर का आएगा, जिसमें बाल विकास का परिचय, विकास के पहलू, सीखना एवं संज्ञान का विकास, और लास्ट विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये 4 पार्ट में बटा होगा जो 30 नंबर का होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये हिंदी है। तो हिंदी जो है ये भी 30 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें वर्ण विचार है, शब्द विचार है, शब्द रचना है, पद भेद है, वाक्य परिचय, रचना, ठीक है, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, मतलब हिंदी का पेडागोजी, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास और मूल्यांकन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टिक करके रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बात करेंगे हम अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी जान रहे हो पेपर वन पेपर टू में सेम ही है। कॉम्प्रिहेंशन आपका 15 नंबर का आएगा, और लैंग्वेज पेडागोजी जो है ये आपका आएगा 15 नंबर का। इसके बाद गणित का बात करें तो थोड़ा बहुत सिलेबस सेम भी है और कुछ सिलेबस अलग भी है सीजी टेट के पेपर वन और पेपर टू में। तो पेपर वन में जैसे गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन, वही दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ, औसत प्रतिशत, ठीक है, औसत प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, क्षेत्रफल आयतन और समय, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे ही अभी हम पेपर टू में भी देखेंगे क्या पूछा जाएगा, और एनालिसिस भी करेंगे, क्वेश्चन आज बनाएंगे, है ना? तो आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू के सीडीपी में क्या डिफरेंस है वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड में अगर हम देखें
तो फिर से आपका जो है पेपर 1 में लास्ट जो पार्ट होगा वो पर्यावरण का होगा, जिसमें 30 नंबर का पर्यावरण का क्वेश्चन आएगा। ये पर्यावरण सीजीटेट के पेपर 2 में नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये पर्यावरण सीजीटेट का पेपर 1 मतलब प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 के जो छत्तीसगढ़ का शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाला है उसके लिए पढ़ना होगा। तो जिन लोग भी डीएड या डीएलएड किए हुए हैं वो लोग पेपर 1 दिलाएंगे, और जिन लोग बीएड किए हुए हैं वो लोग क्या दिलाएंगे, पेपर 2 दिलाएंगे। ठीक है, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में पर्यावरण, स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यहाँ पर आपका पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां, परिवार, परिवार से क्वेश्चन आता ही है, अपने शरीर की देखभाल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें तो मुख्य रूप से आपको बायोलॉजी का ही टॉपिक पढ़ना होता है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1। आज हम पेपर 2 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो पेपर 2 में आप देखिए 30 नंबर का जो बाल विकास आने वाला है वो पेपर 1 से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ मैच करता है तो कुछ मैच नहीं करता है। जैसे बच्चे का विकास दोनों में सेम है, लेकिन इसमें कुछ-कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर 1 में नहीं है। दूसरा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो जहां पर समावेशी शिक्षा जैसा टॉपिक नहीं दिखता, लेकिन पेपर 1 में आपको विशिष्ट आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिखता है, तो ये टॉपिक आपको सेम दिखेगा। देखो अभी आप देख रहे हो ना, ऊपर ऊपर इसलिए आप देख रहे हो ताकि चीजों को समझ सको क्या मैच कर रहा है क्या नहीं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आपका मैच करेगा। सीखना व शिक्षा शास्त्र, ठीक है, तो ये जो है ये तीसरा पार्ट है। तो जहां पर पेपर 1 में बाल विकास 4 पार्ट में है, वहीं पर पेपर 2 में बाल विकास जो है वो 3 पार्ट में है, और इसी से संबंधित जो 30 प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए थे उसका एनालिसिस हम चालू करेंगे। उसके बाद आपका हिंदी, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में भी 30 प्रश्न आने हैं, है ना। 30, इस भाग से 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वर्ण विचार के 5 क्वेश्चन, शब्द विचार के 6 क्वेश्चन, पद एवं पद भेद के 5 क्वेश्चन, वाक्य परिचय परिचय 2 नंबर का, वाक्य चिन्ह प्रमुख प्रकार 2 नंबर का, रचना, मुहावरे और लोकोक्ति ये 4 नंबर का, मतलब मुहावरे लोकोक्ति आना ही है। अपठित गद्यांश 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से होंगे। ठीक है, इसके अलावा भाषाई कौशलों का अध्यापन, अपठित गद्यांश हो चुका, ये जो है 3 नंबर का आएगा। तो इस हिसाब से आपका 30 नंबर का हिंदी होगा। इंग्लिश पेपर 1 पेपर 2 में सेम है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो पेपर 1 पेपर 2 में सेम है। कॉम्प्रिहेंशन एंड पेडागोजी, कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का, पेडागोजी 15 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है गणित और विज्ञान। तो गणित और विज्ञान के लिए जो है ये आपका जो आएगा, तो इसका जो सिलेबस है, अभी जो नया सिलेबस आएगा उसमें भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये सिलेबस है ऐसा ही कुछ सिलेबस रहने वाला है, जिसमें गणित की प्रकृति, गणित सीखना, ठीक है, घातांक, इकाई 3 आपका ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, समय, दूरी, इकाई 4 रेखा एवं कोण, ये सब इकाई देखिए 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं हर इकाई से। तो इसमें बढ़िया प्रॉपर बांटा है कि 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 10-10 भी हो सकते हैं। ठीक है, 5-5 की जगह पे क्या हो सकते हैं, 10-10 भी हो सकते हैं। तो इस बार जो है, अच्छा, देखो एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कब क्या क्राइटेरिया रख दे कुछ कह नहीं सकते। तो जो लोग सीजी टेट, जो लोग सी टेट निकाल के रखे हो लेकिन सीजी टेट नहीं निकला है, आप लोगों को सीजी टेट का पेपर देना है। ठीक है, निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन सी टेट आपने निकाल के रखा है अच्छी बात है, लेकिन सीजी टेट आपको निकाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स कब चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो वो बाद में पता चलता है। और सीजी रेट का जो नया सिलेबस आएगा उसमें ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, टॉपिक यही रहेंगे। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अंकों का जो वितरण है वो बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग अगर होगा तो समझ रहे हो, गणित विज्ञान से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो गणित 30 और विज्ञान 30 ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए जो अंकों का वितरण है वो अलग हो सकता है, बाकी टॉपिक तो वही रहेंगे जो आपके सिलेबस में पहले से है। ठीक है, और टीचर भर्ती का सिलेबस भी जो है चेंज होगा क्या, बहुत सारे प्रश्न है आपके मन में। चेंज होगा क्या, चेंज होगा तो क्या बदलेगा, तो अब अभी हम क्या करें। तो इन सभी चीजों पर आपको डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। नया जो सिलेबस आएगा उसमें क्या फेरबदल होगा वो हम आपको बताएंगे, और उस हिसाब से आप जो है अपने तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब से आपको सिलेबस समझ में आ गया कि आज हम पेपर 2 का क्या बनाने वाले हैं। पेपर 2 का, अब देखो हिंदी तो लगभग सेम है, और बाल विकास जो है वो भी बहुत हद तक सेम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 का क्वेश्चन बना रहे हो तो वो पेपर 1 में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है पेपर 1 में। ठीक है, तो हम जो है आज पेपर 2 का बाल विकास का क्वेश्चन चालू करेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन,
बाल एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आए थे। 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 30 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य या समझ? तो अब बताएंगे आंसर। ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य या समझ। देखो समझ, ज्ञान, है ना, ये तो नहीं है, पूछा है, नहीं है। ज्ञान होता है, समझ भी होता है। अब दो चीजें बच गई, एक वैल्यूज मतलब मूल्य और दूसरा अनुप्रयोग। जब भी 50-50 हो, समझ में ना आए क्या करें, है ना, तो मन की आवाज सुनना चाहिए और जय माता दी। समझ रहे हो, बिल्कुल जय माता दी। अगर ये पता है कि दो आंसर जो है ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये संज्ञानात्मक होते हैं, बिल्कुल सही है, सभी के आंसर सही है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप सही आंसर मार रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो अनुप्रयोग और मूल्य, तो मूल्य जो है आप जान रहे हो संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है वो मानसिक क्रियाकलाप से जुड़ा होता है, ठीक है। तो वो अनुप्रयोग उसमें हो सकता है लेकिन वैल्यू मूल्य नहीं हो सकता, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा और आंसर लेंगे हम सी, ठीक है। आप भी सी ले रहे हो, सबके सब सही आंसर बता रहे हो, वाह क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हम एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं। पहला चीज दिमाग में सेट कर लो कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सीजी टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जो शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि बाल विकास तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे किया जाता है और आंसर कैसे लिया जाता है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अधिकतर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, ठीक है, संबंधित है छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शिक्षण संस्थाओं के विकास से या छात्रों का व्यवसायिक विकास से, ठीक है। बताएंगे क्या आंसर होगा सेकंड का, ए बी सी डी। क्या हो गया भाई, सर्व ऐसा इमोजी काहे भेज रहे हो भाई, मुंह बनाने वाला। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, क्यों आपको इंटरेस्ट नहीं रहता था क्या पाठ्यक्रम सह गतिविधियां? क्यों भाई, खेलने वाले क्रीड़ा जो है क्लास मिलता था, पता है, खेलने के लिए, याद करो, सरस्वती वाले बच्चे याद आ रहे हो, ठीक। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ठीक है, सबके सभी का आंसर सही है कि अधिकतर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जो होती हैं वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। तो ऐसे प्रश्न जो आसान है इसमें दो बार सोच के आंसर मारना है, जो नहीं बनता उस पर चलो ठीक है एक बार सोचे, लेकिन ऐसे प्रश्न जो आपसे बन रहे हैं इसमें दो बार नहीं कम से कम 5 बार सोचिए, बताए, क्योंकि ये गलत हो गया तो एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन हमसे बन रहा है उसको आपको क्या करना होता है, उसको पूरा 2-3 बार नहीं, करीब 5 बार सोच के बनाना होता है, ठीक है। प्रयोगशाला कोर्स ज्वाइन करना है कर लीजिएगा, ठीक। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जी, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और अभी कॉल करेंगे तो कॉल उठाऊंगा कैसे, है ना, समझ रहे हो, है? तो अभी तो नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आप मॉर्निंग में 9 बजे के बाद शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भावनात्मक, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से खाली स्थान है, पूरी तरह से अलग है, बताएंगे, पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं या संबंधित नहीं है, ठीक है। सीजी टेट का एग्जाम जो है वो 21 जुलाई को होगा। कब होगा जी, 21 जुलाई को, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। हाँ बताएंगे आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, तो बताएंगे आंसर, बताएंगे जी सी। तो लगभग सभी लोग इसका आंसर क्या बता रहे हैं कि ये क्या होता है जी, तो ये आंतरिक रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो 3 का आंसर है सी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं, भावनाओं का उदय ही अनुभूति से होता है। इसीलिए ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी भावना है वो उसका उदय कैसे होगा, अनुभूति के माध्यम से ही होगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से अलग नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है, संबंधित भी नहीं, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका कि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले। यह अंक सीसीई योजना, कौन सी योजना जी, सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा,
है ना। सीसीई योजना आप जान रहे हो किसको कहा जाता है जी, सीसीई योजना। तो सीसीई योजना का मतलब क्या होता है बताइए? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, ठीक है, सही है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, सीसीई योजना के तहत कौन से ग्रेड में? कई लोग बता रहे हैं C1, कई लोग बोल रहे हैं C2, ठीक है। तो आप ये चीज जान लो कि C2 जो है, C2 का मतलब होता है, C1 C2 दोनों का मतलब समझ लो। एक काम करो, B1 B2 का भी मतलब समझ लो, C1 C2 का मतलब समझ लो। जिनको जिनको पता है B1 B2 ग्रेड क्या होता है, C1 C2, ये सब ग्रेड का वैल्यू बताओ जी। B1 की अगर हम बात करें तो B1 कहां से कहां तक को कहा जाता है? तो किसी के अंक अगर 71 से 70, 71 से 80 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं जी? 71 से 80, ठीक है, क्या आ रहे हैं? 71 से 80, तो ये B1 ग्रेड होगा, ठीक है। B2 ग्रेड किसको कहेंगे? तो B2 ग्रेड कहेंगे 71 से 70 को, सॉरी 61 से 70 को, 61 से 70 को B2 ग्रेड कहेंगे। वैसे ही C1 किसे कहेंगे? तो C1 जो है वो कहा जाएगा 50 से 60 को, किसको कहा जाएगा? 50 से 60, या इसी को आप लिख सकते हैं 51 से 60। तो अब C2 ग्रेड क्या बचा जी? तो C2 ग्रेड बचा 41 से 50। तो C2 ग्रेड की अगर हम बात करें तो ये 41 से 50 होगा। मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं ना तो दिक्कत है, अगर इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा आसान होगा। B1 B2 C1 C2 लिख लिए, अब नीचे से लिखना चालू करिए, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, तब आप आसानी से लिख सकते हो, है ना। उल्टा लिख रहे थे इसलिए दिक्कत हो रहा था, ठीक। तो इस हिसाब से इसका ग्रेड क्या आएगा? तो इस हिसाब से इसका ग्रेड आएगा C, क्योंकि 47 नंबर मिला है ना। तो 47 अंक मिले हैं तो वो 41 से 50 के बीच में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? C2 ग्रेड, ठीक है। तो एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं, यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में सूचीबद्ध होगा? तो C2 ग्रेड में सूचीबद्ध होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वही है सीसीई, इसी को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस चीज को संदर्भित करता है? ठीक है, छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, या ये सभी? ठीक है, वाह बढ़िया, सबके सब आंसर दे रहे हैं। इसका क्या आंसर दे रहे हो जी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है, ठीक है, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। तो आप जो है सीसीई योजना के तहत ये कहना चाह रहे हो कि इसमें छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। थोड़ा सोच समझकर आंसर दीजिए, ठीक है। क्या इसमें दैनिक मूल्यांकन किया जाता है? हम्म, तो कई लोग इसका आंसर क्या बता रहे हैं? ABCD, सोच लो भाई। छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है, एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, और ये सभी, ठीक है, ठीक है। तो बहुत लोग आंसर इसका क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर क्या बता रहे हो जी? बी बता रहे हो, ठीक है। और बाकी लोग डी, ये सभी, ठीक है। तो छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन और एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, ठीक है, ये दो पॉइंट जो है ये किस हिसाब से आपको सही लग रहा है ये बताइए आप मेरे को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बता दूं मैं आपको। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये छात्रों के विकास के सिर्फ दैनिक मूल्यांकन या नियमित मूल्यांकन को नहीं है, ये सभी पहलुओं को शामिल करता है। इस सभी पहलुओं में क्या शामिल होता है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला चीज इसमें शामिल होगा आपका निरंतर वृद्धि, सामाजिक विकास, ठीक है, भावनात्मक विकास, ठीक है, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, सभी पहलू का मतलब ये है, बौद्धिक विकास,
ठीक है, निरंतर वृद्धि, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं ऑप्शन नंबर बी में सब कुछ फिट हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में यही तो बात है, बताए, ठीक है, कि आपको थोड़ा सोचकर आंसर लेना है। सभी पहलुओं में सारी चीजें फिट हो जा रही है, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो भाषागत हो, ठीक है। तो सभी पहलू का मतलब इतनी सारी चीजें हैं। और अब आप इस प्रश्न को पढ़कर आंसर लेकर देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या संदर्भित करता है? तो ये छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अब बताइए आंसर क्या होगा? इसीलिए कभी भी ये सभी लिखा है ना, तो आंख बंद कर जय माता दी करके डी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो, और पढ़ने के बाद सभी पहलुओं का मतलब अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कई लोग क्या बता रहे थे, इसका आंसर डी होगा, है ना। लेकिन इसका आंसर क्या होगा जी? पता चल गया ना। चलो अगला क्वेश्चन। छात्रों के छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? अगर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना है, तो इसमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? ठीक है, गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं? तो आप बताओ, आप टीचर बनोगे तो कैसा मूल्यांकन करोगे, उस हिसाब से आंसर लिखिए, ठीक है। आप जो है किस तरह का मूल्यांकन करोगे? सतत मूल्यांकन। क्यों भाई? क्योंकि अधिगम जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए जब अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो सतत मूल्यांकन होता है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सतत मूल्यांकन में जो है ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलू आ जाते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के मूल्यांकन आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्या बोल रहे हो जी? क्लासेस रोज चलती हैं क्या सर जी? हाँ, क्लासेस डेली चलती हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा हमारे ऑनलाइन कोर्स से अगर आप जुड़कर पढ़ते हो, तो आपको 4 टीचरों का क्या मिलेगा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मिलेगा, जिनसे अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 टीचर जो है वो क्या कर रहे हैं जी? आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं से कोई कमी ना रहे। इस बार सीजी टेट आपका पार करवा ही देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो मैं जो है आपको पूरा एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है। थ्योरी क्लासेस भी मैं लूंगा आपकी, ठीक है। वो आपके एप्लीकेशन पे होगी थ्योरी क्लासेस। ऑब्जेक्टिव आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। तो ऑब्जेक्टिव बस आपको करना है, तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। एसएसटी का भी क्लास करवा देंगे, सारी क्लासेस होती है, ठीक है। कैसा बनाना चाहिए? सहायता देने वाला बनाना चाहिए, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, ये सभी, इसमें तो नो डाउट, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आंसर क्या होगा? ये सभी। आंसर क्या होगा जी? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? आप सोचो, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? अपने अपने हिसाब से आंसर मत लेना, पता चला सबका सब कोई आंसर डी मार रहे हो, पता है। तो अपना स्वभाव यहाँ पे नहीं बताना है आपको, ठीक है। आपको बच्चों का स्वभाव बताना है, ठीक। अनुकरण करने का, अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बच्चे थे तो आप अनुकरण करते थे, चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। चलो आपको मैं आंसर बता दूं कि बच्चों में सबसे अधिक जो है वो खेलने का स्वभाव पाया जाता है, क्योंकि खेल के माध्यम से ही वो सबसे ज्यादा आनंदित महसूस करता है। जब हम बच्चे थे, ठीक है, तो हमको भी खेलने में ही मजा आता था, पढ़ने में कहाँ मजा आता था भाई? बताओ, पढ़ने में मजा आता था, ठीक है। तो बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? खेलने का स्वभाव पाया जाता है। अनुकरण तो एक अवस्था है, मतलब एक अवस्था में होता है, शैशवावस्था में, ठीक है, ठीक है ना। बच्चा अनुकरण सीखता है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि बच्चा सबसे ज्यादा अधिक किससे सीखता है, ठीक है, तब आप अनुकरण लेते, समझ रहे हो। अच्छा, रोने का स्वभाव पाया जाता है,
वाह! देखो भाई, सीजी टेट क्लियर करना है ना, सीरियसली आंसर लो, ठीक है? हुँ, सीरियसली आंसर लेना है। बच्चों में सबसे अधिक जो है वो खेलने का स्वभाव पाया जाता है, क्योंकि आप आज से इसी चीज को याद रखना, क्योंकि खेलों में खेलने के माध्यम से वो आनंद का अनुभव करता है। साथ ही खेल के द्वारा बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी पक्षों का विकास होता है। ठीक है? खेल के माध्यम से ही उनमें सहयोग, समूह भावना, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा, ये सब का विकास होता है। और खेल ही बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो आपको क्या आंसर मारना है? खेलने का। वाह! अपने अपने हिसाब से आंसर बता रहे हो। हंसने का। ठीक है, चलो। मैथ्स की क्लास तो मॉर्निंग में लगती है जी, 8 बजे। एसएसटी का क्लास कितने समय होगा? पहले जो कर रहे हैं वो कर लें। ठीक है, बाद में देखेंगे। चलो, यहीं पर तो ऑल आउट हो जा रहे हो भाई। एक बच्चा रचनात्मक पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च तथा सामाजिक विकास में निम्न होता है। मतलब रचनात्मक में औसत है, एवरेज है। शैक्षणिक उपलब्धि में बढ़िया है, हाई है बिल्कुल। लेकिन सामाजिक विकास में बिल्कुल निम्न है। ठीक है, यह एक उदाहरण है मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर का। व्यक्तिगत अंतर, इंट्रा व्यक्तित्व अंतर या इंटर व्यक्तित्व अंतर। बताएंगे क्या आंसर होगा? डी। ठीक है, बी। ठीक है, और कोई बताओ जी। ए बी सी डी। देखो यार, बच्चा रचनात्मक पर औसत है, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च है और सामाजिक विकास में निम्न है। इसका मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियां और अलग अलग तरह से मूल्यांकन करना होगा। तो इस तरह का अंतर जो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति दिखा रहा हो, अलग अलग स्थितियों में मूल्यांकन को दर्शा रहा हो, यह क्या होता है बताओ? है ना? मैंने आपको हिंट भी दे दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या कर दिया? हिंट भी दे दिया कि क्या होगा। फिर भी आप जो है व्यक्तिगत अंतर को बोल रहे हो, तो ये आंसर गलत होगा। एक व्यक्ति का आंसर बिल्कुल सही आया, इंट्रा व्यक्तित्व अंतर। बिल्कुल सही था आपका आंसर। कि जब क्या हो, कि जब आपका बच्चे के अलग अलग समय, क्षेत्र एवं स्थितियों के मूल्यांकन को दर्शाया जाए, तो ये जो है इंटरा व्यक्तित्व अंतर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। एक व्यक्ति का बस आंसर सही था, अब सी बोलने से नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा को देखो, समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आप समझ रहे हो। समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। समावेशी और विशेष आवश्यकता वाले गलत नहीं होने चाहिए आपको। समावेशी और विशेष आवश्यकता वाले की सफल बनाने की दृष्टि से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है, बोल रहा है कि ये उपाय नहीं करना चाहिए। जब भी आपको एग्जाम में क्या आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या छाटना हो, तो जिसमें छाटना हो नहीं। ठीक है, अब दिख रहा होगा पूरा, है ना? कौन सा उपाय नहीं है, तो इसको पहले गोला घेरो। विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, तो ये तो होना ही चाहिए। विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, बिल्कुल सही है। निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, ये गलत है। क्योंकि अगर निःशक्त बच्चों को माता पिता को ये बोले कि आप इनके स्कूल में भेजो, तो ये समावेशी शिक्षा कैसे होगा? समावेशी शिक्षा का मतलब सभी वर्ग के बच्चे क्या कर रहे हैं? एक क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया जी। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट सही है और ए बी और डी सही है, और एक पॉइंट यहाँ पर गलत है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए आपको आंसर क्या लेना होगा? तो आंसर लेना होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी एग्जाम देने बैठो, क्या नहीं है उसको पहले गोला घेर लो, उसके बाद कौन कौन सा सही हो रहा है, कौन कौन सा गलत हो रहा है, इसी तरह से बिल्कुल गोद दिया करो पेपर में। ठीक है, चल आगे बढ़े। क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चे उस क्लास में बैठकर पढ़ सके। अब निःशक्त बच्चे बच्चे भी बैठकर पढ़ें,
लेकिन उनके माता पिता को आप ये बोल रहे हो कि आप इनको इनके स्कूल में डालो, तो ये तो दिक्कत है ना, समावेशी शिक्षा सफल कैसे होगी ऐसे में? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होती है, या नैतिक विकास तेजी से होता है? तो बताएंगे समावेशी कक्षा है जिसमें सामान्य जो बालक है, इनमें कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? मानसिक विकास, सामाजिक कौशल, गत्यात्मक कौशल या नैतिक विकास? आपका प्रश्न बताएंगे, आंसर क्या होगा? तो समावेशी कक्षा जो होती है उसमें अलग अलग वर्ग के बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होते हैं, तो ऐसे में निशक्त बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे में आप समझ रहे हो, हर वर्ग के बच्चे अगर उसमें बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में किस चीज का ज्यादा विकास होता है? तो सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। तो जितने लोग आंसर बी बता रहे थे, बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। तो 11 का आंसर जो है वो क्या होगा? बी होगा। 11 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? ये कौन सा अभियान है जी, जिसमें जो बालिकाएं हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है? प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समता और समानता, सुरक्षा सुनिश्चित करना या विविध जरूरतों को पूरा करना? लगभग सभी के सभी लोग इसका आंसर दे चुके हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये क्या बोलता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और ये चीजें क्या दिखाती है? तो ये चीजें दिखाती है समता और समानता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या दिखाता है? क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। ठीक है, तो एक विशेष आवश्यकता जो वाली भाषा है, वो कक्षा किस चीज का आदर्श है? विशिष्ट रूप से सुसज्जित होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है, कि नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है? एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा जो है, क्या उसमें नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक चाहिए? नहीं। सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है? नहीं। अलग से स्थित होता है? नहीं। बल्कि ये विशिष्ट रूप से सुसज्जित होता है। ये क्या होता है जी? विशिष्ट रूप से सुसज्जित होता है। आप ये कक्षा नहीं देखे हो ना, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर इधर उधर मार रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? विशिष्ट रूप से सुसज्जित होता है। ठीक है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाली जो भाषा कक्षा है उसमें सभी वर्ग के जो बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा जो है वो दी जा सके। ठीक है, तो आंसर लेंगे इसका हम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाले, ये तो एकदम आसानी से बता दोगे जी, बताओ तो। सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण जो है, इसके भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट? सभी के सभी का आंसर सही आना चाहिए। अभी भी गलत? वाह, इतना तो गलत मत करो यार। हाँ? ऐसे गलत करोगे तो कैसे बनेगा? अभी भी कई लोग जो है आंसर कितना बता रहे हैं, तो कोई 30 बोल रहा है, तो कोई 45 बोल रहा है, तो कोई 40 बोल रहा है। मतलब इस लेवल का तैयारी करोगे तो कैसे बनेगा बंधु बात? सीजी टेट को क्वालिफाई तो करना ही है, सेमीफाइनल, इसके बाद आपको जान रहे हो फाइनल भी खेलना है। ठीक है, और फाइनल में समावेशी शिक्षा का भी क्वेश्चन आएगा। 36 मिनट, वेरी गुड, सही आंसर है इसका 36 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय जो है वो कितना होता है? तो ये कुल समय होता है 36 मिनट। ठीक है, और ये किस चीज के लिए होता है जी? तो ये होता है शिक्षकों के लिए, कि शिक्षकों का व्यवहार क्या हो सके? सुधर सके, तो उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण दिया जाता है। ठीक, इंग्लिश में भी क्वेश्चन डालें? ठीक, कोशिश करते हैं। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई बच्चा मिल जाए, है ना, समस्यात्मक बच्चा मिल जाए, सीधी सी बात है, तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चा काफी समस्या में है,
ठीक है, समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसको घर भेज देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, कूट देना चाहिए बिल्कुल, जैसे आपकी कुटाई होती होगी स्कूलों में, याद है ना? अपना स्कूल बचपन याद है? कैसे कुटाई होती थी? हाँ, कि बच्चों को परामर्श प्रदान करना चाहिए। कैसे शिक्षक बनेंगे आप बताइए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपके ऊपर ही। बहुत बढ़िया, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब परामर्श देंगे आप बच्चों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही शिक्षक बनना भाई, कूटने वाला शिक्षक मत बनना, जैसे हमारे गुरुजी थे बताए, कूट ही देते थे बिल्कुल। समझ रहे हो? कितने लोग कुटाई खाए हो, जरा हैंड रेस करो तो। मस्त ऐसे हैंड रेस करो, हमने कुटाई खाया है अपने बचपन। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन होगा डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है ना, उस समय ऐसा था कि जब तक कुटाते नहीं थे ना, तब तक पढ़ने में मनो तो नहीं लगता था। समझ गए? कुटाते थे तब तो नंबर अच्छा आता था, बताए। समझ गए? हाँ, इसीलिए उस समय कुटाना जरूरी था, लेकिन अभी के समय पे नहीं। ठीक है, अभी के समय पे नहीं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास पर प्रभाव डालता है? कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय, ये सभी। अब ये क्वेश्चन कितने बार आएगा, समझ रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में दिख ही जाता है, आप सभी को आंसर पता है। समाज हो, परिवार हो, विद्यालय हो, सभी बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सब डालते हैं प्रभाव। समझ गए? आगे, शारीरिक विकास, देखो विकास का क्वेश्चन है, कैसे नहीं आएगा एग्जाम में? शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता। देखो, एग्जाम में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन सुनो। शारीरिक विकास, आप सोचो, शरीर का विकास हो रहा है तो शरीर का भार बढ़ेगा कि नहीं जी? बढ़ेगा। कंकाल तंत्र बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। मांसपेशियां बढ़ेंगी कि नहीं? बढ़ेंगी। लेकिन आप खुद जान रहे हो कि बुद्धि जो है उतना ही रहता है, एक समय के बाद बुद्धि उतना ही होता है, जान रहे हो ना? लड़के लोग कितना है आपके में, और लड़की लोग कितना है, याद है ना? लड़की लोग कितना कम है, जरा बताओ तो, आपके में कितना ग्राम कम है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बुद्धि। क्या नहीं होता है पूछ रहा है, तो बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, लड़की लोग और लड़के लोग कितना ग्राम ज्यादा है आपके में बुद्धि, जरा बताओ, और लड़की लोग कितना ग्राम बुद्धि कम है? ठीक है, पढ़े नहीं हो? 1200 ग्राम लड़कियों का और लड़के लोगों का 1200 की 1250 है जी। नहीं बताएंगे, इस मामले में साइलेंट रहेंगे, बताए, मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। क्यों भाई? माताओं, तो माता लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा भाई ये चीज। इत्तू सा, ये इत्तू सा कौन है भाई? नहीं नहीं नहीं, बहुत बुद्धि होता है। चैलेंज देखो देखो, समझ रहे हो? एग्जाम पार कर देंगे, वेरी गुड। 1400 ग्राम लड़कों में और लड़कियों में 1250 ग्राम, तो 150 ग्राम कम होता है। तो 150 ग्राम का क्रेडिट तो हमको मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारे में 150 ग्राम। ठीक है, तो वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इतने आसान प्रश्न होते हैं कि लोग आंख बंद करके आंसर मार देते हैं जी। कैसे नहीं मारेंगे? चाहे मूल प्रवृत्ति हो, चाहे वंशानुक्रम हो, चाहे वातावरण हो, ये सभी जीन्स के अलावा किसको किसको प्रभावित कर सकते हैं? तो शारीरिक गठन, व्यवहार, बुद्धि, अधिगम, योग्यता। जीन्स को प्रभावित नहीं करेंगे तो किसको प्रभावित करेंगे? शारीरिक गठन। ठीक है, इसके अलावा किसको प्रभावित करते हैं? तो इसके अलावा ये प्रभावित करते हैं व्यवहार को, बुद्धि को, अधिगम योग्यता को, है ना? इन सभी चीज को प्रभावित करते हैं, मतलब ये सभी चीज किस पर प्रभाव डालते हैं? इन सभी चीजों पर प्रभाव डालते हैं, जबकि जीन्स कहां लिखा है? ये इस पर प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, तो किस पर प्रभाव डालते हैं ये भी जानना जरूरी है आप सभी के लिए। प्रतिभाशाली छात्र है, बताओ, उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है, शिक्षकों से स्वतंत्र होता है, अंतर्मुखी स्वभाव होता है। तो क्या आंसर लेंगे? क्या आप प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं? तो आप इसका आंसर ले सकते हैं, और नहीं रहे हैं तो पढ़ लीजिए। आप जब टीचर बनेंगे तो आपके क्लास में प्रतिभाशाली छात्र होंगे। ठीक है, जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता दिखाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर? श्रेष्ठ क्षमता आपको दिखाएंगे,
किसी भी विषय में उच्च स्तरीय प्रतिभा उनके देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, चलो, इसका मतलब प्रतिभाशाली छात्र को आपको किससे जोड़कर लेना है आंसर? अपने निर्णयों में वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अपने निर्णयों में क्या होते हैं जी? वो स्वतंत्र होते हैं। तो ये आंसर लेना है। इसके अलावा और कौन से गुण होते हैं इनके अंदर? तो तीव्र स्मरण शक्ति। इसके अलावा प्रतिभाशाली छात्र में कैसे गुण होते हैं जी? तो तीव्र स्मरण शक्ति होती है इनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा मौलिक चिंतन, ठीक है, ये गुण होता है इनके अंदर। हमने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, पर मौलिक चिंतन जैसे चीज भी होना चाहिए। ठीक है, सालेय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है ना? तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, या उपरोक्त सभी। फिर से क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंख बंद करके आप क्या लगाते हो? जय माता दी। ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो है तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, ये सभी जरूरी है मूल्यांकन के लिए, है ना? सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये छात्रों के लिए उपयोगी है इन सभी चीजों के लिए। ठीक है, तो जय माता दी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने के लिए, अधिक अ- अध्ययन सामग्री को शीघ्र याद करने में मदद करें। इसके अलावा सीसीई मतलब आप जान रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मामला गंभीर है, आपको इन तीनों में से एक आंसर लेना पड़ेगा, या तो ऑप्शन डी लेना पड़ेगा, और ऑप्शन डी का मतलब सभी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आराम से पढ़िए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्या आंसर लेंगे कि सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, ठीक है, या आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है, इसका उद्देश्य क्या होता है? चलो, कई लोग डी बता रहे हैं, लो, डी नहीं होगा। अब बोलो, अभी तो हमने समझा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है सभी पहलुओं पर मदद करता है। ठीक है, सी होगा, लो नहीं होगा। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन जो है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक अध्ययन सामग्री को क्या किया जा सके? आसानी से याद किया जा सके। अब ये बोलने का क्या मतलब? अभी तक तो पूछ रहा था तो बता नहीं रहे थे। ठीक है, जिससे क्या हो सके? अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में यह मदद करे ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, चौतरफा विकास हो। समझ रहे हो? तो इसलिए आंसर होगा क्या? ए। ठीक है, शीघ्र से याद करें और शीघ्र से भूल जाएं, ये चाहते हो आप? नहीं ना? तो सी जो है वो गलत होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए एक सामान्य शब्द क्या है? सामान्य शब्द क्या कहते हैं भाई? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, वाह, पहले ही बता दिए, अनुभूति। बहुत बढ़िया। अनुभव होगा नहीं, बुद्धि होगा नहीं, समझ होगा नहीं, तो ये सारी चीजों को अगर आप शामिल कर लो, इसके लिए एक सामान्य शब्द ढूंढो, तो वो आपको क्या दिखेगा? अनुभूति। आंसर क्या होगा जी आपका? अनुभूति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीजीटेट के पहले भी जो एग्जाम हुए हैं या शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम हुए हैं उनका मैंने एनालिसिस करके रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम्म। और जो भी मैं बाल विकास का आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा वो सब आपको इस टाइम पर मिलेगा, इवनिंग में 5 बजे या 6 बजे। ठीक है, तो इस समय मैं लाइव रहूंगा और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो ये मान के चलो कि कल भी मैं आया था, याद है, और आज भी मैं आया हूं, तो अब जो है आपका ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, है ना?
तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। क्या सपोर्ट करना है? वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को क्या करना है? पहुँचाना है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है जी, है ना? और ऑब्जेक्टिव तो सबको मिलना चाहिए, ठीक है? थ्योरी तो आप जान रहे हो एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे वीडियोज़ जो है हमको भी जो है ऐसा लाइक बढ़ता है ना, तो थोड़ा-सा ऐसा मन करता है कि चलो बच्चों के लिए कुछ किया जाए, है ना? कितने भी थकान क्यों ना हो, चलो क्लास लिया जाए करके। ठीक है? एसएसटी भी करा दूँगा, लेकिन वही है, मेरे को क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट, ठीक है? चलो, तो विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, बताइए क्या? समावेशी शिक्षा या खास शिक्षा, ठीक है? देख लेते हैं आपका आंसर क्या है जी। 23वें क्वेश्चन का आंसर मॉर्निंग में क्लास सीडीपी का, मॉर्निंग में क्लास लूंगा मैं मॉर्निंग 8 बजे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जुड़िए शुक्रवार और शनिवार को, ठीक है? स्पेशल क्लास, ठीक है? स्पेशल क्लास बाल विकास का जो है वो शुक्रवार शनिवार को होगा, थोड़ा मैराथन लूंगा, पता है? थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है? इसलिए अभी जो है इस वीक में फ्राइडे सैटरडे लूंगा। पढ़ाएंगे ना जी इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, क्या चिंता कर रहे हो? तो मैक्सिमम लोगों का इसका आंसर समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा क्या बोलता है आपको? तो समावेशी शिक्षा क्या बोलता है? सभी प्रकार के बालकों के लिए, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि विशेष रूप से सीखना। क्या बोल रहा है? विशेष रूप से सीखना। इसीलिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। विशेष रूप से सीखने के लिए विशेष शिक्षा होता है, जिसको आप खास शिक्षा बोलते हो। हम्म, इसे क्या बोलते हैं? खास शिक्षा। एकीकृत शिक्षा को पूछ रहे हो? एकीकृत मतलब जोड़कर जी, एक साथ, ठीक है? नाम से स्पष्ट है एकीकृत का मतलब, है ना? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक? तो ऑप्शन नंबर डी लेना था इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? संज्ञान जान रहे हो आप? संज्ञान मतलब क्या होता है? ठीक है? क्रोध बिल्कुल मानसिक क्रियाकलाप है। भूख, डर, समझ रहे हो? ये सब मानसिक क्रियाकलाप है। तो नहीं माना जाता है, ये माना जाता है, ये भी माना जाता है, ये भी माना जाता है। ऑप्शन सी, स्थान छोड़ना, ये संज्ञान का कारक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। क्रोध, भूख, डर, इसके अलावा संज्ञान के और कारक कौन से हैं? प्रेम, प्रेम के अलावा आप नोट कर लीजिएगा ईर्ष्या, ठीक है? प्रेम के अलावा क्या नोट कर लेंगे आप? ईर्ष्या नोट कर लीजिए, इसके अलावा घृणा, ठीक है? ये सब संज्ञान के कुछ कारक आप नोट कर लीजिए। क्रोध, भूख, डर तो पता चल गया, इसके अलावा प्रेम, ईर्ष्या और घृणा भी आप कर लेंगे नोट, ठीक है? समावेशी शिक्षा में सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, एकीकृत में नहीं। एक कैसे हो जाएगा एकीकृत और समावेशी? ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? क्या बोल रहा है फिर से? नहीं है, नहीं है, ठीक है? तो नेत्र की जांच करना होना चाहिए मेरे ख्याल से। नेत्र की जांच नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि निम्न दृष्टि का बालक है कि नहीं, है ना? कक्षा प्रेक्षण, तो कक्षा में अगर प्रेक्षण नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा जी, है ना? समझ रहे हो? तो ये भी होगा, इनमें से कोई तो नहीं हो सकता, ठीक है? ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है? तो कक्षा में जो प्रेक्षण किया जाता है, कैसे? किसी पुस्तक को, जैसे कोई बुक है, कोई बुक को पास लाकर दूर ले जाकर, समझ रहे हो? कक्षा में प्रेक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा कोई बच्चा ऐसे झुक कर पढ़ रहा है ऐसे करके, क्या लिखा है करके, तो ये कक्षा प्रेक्षण में आ जाएगा। मतलब ये दोनों तो होता है,
पहचान करने के लिए कक्षा प्रेक्षण नेत्र जांच की जाती है। लेकिन कार्य निष्पादन परीक्षण मतलब उसको कोई काम दे दिया गया है कि जाओ रोड को क्रॉस करके आओ उस पार से इस पार, तो इस तरह से प्रैक्टिकल नहीं करना है भाई। ठीक है, तो ये पद्धति आपको नहीं अपनाना है, याद रखना प्रैक्टिकल नहीं करना भाई बच्चों के साथ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। प्रैक्टिकल मत कर लेना कोई काम देकर कि ये निम्न दृष्टि का बालक है कि नहीं पहचान करते हैं, चलो तो ऐसा प्रैक्टिकल मत करना भाई। ठीक है, हाँ, अच्छा शिक्षक बनना है आपको। चलो आगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताओ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो शिक्षक के नजरिए से सोचना है और उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। किस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि सामाजिक कौशल का तीव्र गति से विकास हो सके। अगला, नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। मतलब पूर्व जो ज्ञान है, ठीक है, इसकी परीक्षा आती है। प्रदर्शन का कौशल, परिचय कौशल, परिचय का कौशल होना चाहिए, या फिर समापन का कौशल, या उद्दीपन परिवर्तन का कौशल। तो यहां पर आपका मामला गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान जो है कैसे पता चलता है, अगर मतलब एक बच्चे में कितना नॉलेज है, ये पूर्व ज्ञान का टेस्ट आप कैसे करोगे, प्रदर्शन कराओगे उससे। अच्छा, क्या प्रदर्शन कराओगे जी, नाच के दिखा, अच्छा गा के दिखा, ऐसा, इससे समझ जाओगे आप। कैसे पलटू हो भाई, आंसर पलट लेते हो तुरंत। किसी बच्चे में अगर उसके पूर्व ज्ञान का टेस्ट करना है तो क्या देखना होगा, परिचय का कौशल, अपना परिचय दीजिए। समझ रहे हो, वाह, आप लोग प्रदर्शन लेना, आपका प्रदर्शन हो जाएगा वहां, देखना एग्जाम में। लो ना उल्टा पुल्टा आंसर। कथन, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, तो कुछ गोरे हैं, तो कुछ काले हैं, कुछ लोग एकदम मस्त बॉडी बिल्डर, पुष्ट बिल्कुल, तो कुछ लोग बिल्कुल कमजोर हैं भाई। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि और लिंग का अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, या व्यक्तिगत उन्नति। आप क्या आंसर लेंगे, 28 का आंसर क्या लेंगे। ठीक है, इसके लिए एक महान वैज्ञानिक टाइलर, टाइलर ने क्या कहा है सुनो। टाइलर ने कहा है कि शरीर के रंग रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है, जिसको आप आंसर लेंगे व्यक्तिगत असमानता। बिल्कुल सही, सबके सबका आंसर सही है, क्या बात है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, बिल्कुल अद्भुत है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, निरंतरता, निरुक्तता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, व्यक्तिगत भिन्नता। तो प्रत्येक बच्चा अद्भुत है मतलब अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, तो इसीलिए आंसर आएगा व्यक्तिगत भिन्नता। आप एक चीज गौर किए, आपको ये चीज गौर करना था, लाइन से दो क्वेश्चन सेम आंसर, आप समझ रहे हो, व्यक्तिगत भिन्नता का दो क्वेश्चन, एक ये व्यक्तिगत असमानता आंसर लेना था, और इसमें भी आपको क्या लेना था, व्यक्तिगत भिन्नता। आप समझो, इसी तरह के प्रश्न जो है बाल विकास में यार 30 में से 25 तो निकालना ही है हमको। ठीक है, चाहे वो टेट हो, चाहे आप फाइनल मैच खेल रहे हो, मतलब सेमीफाइनल, मतलब टेट का एग्जाम देने गए हो, चाहे आप फाइनल मैच खेल रहे हो, क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी है जी इसका, चाहे आप फाइनल देने गए हो, सीधा शिक्षक भर्ती का एग्जाम। ठीक है, तो 30 में से 25 निकालना है, मतलब निकालना है। ठीक है, चलो इसी जोश के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चा 100 को वॉश पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, वो अंतर को समझ नहीं पा रहा है, वो किससे पीड़ित है। अब जान रहे हो, ये जितने भी डिस जुड़ जाता है, डिस, वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे डिसलेक्सिया हो, डिसलेक्समिया हो, डिस्मार्फिया हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो गलत नहीं होगा आपसे, ये मेरे को पता है, ये गलत नहीं होगा आपको। इसका आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया।
चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर डिसलेक्सिया। कितना आसान क्वेश्चन आया था बताओ, है? हाँ, हिंदी का 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बाल विकास से आपके आने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन टेट में आने वाले हैं आपके हिंदी से। और शिक्षक भर्ती में क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है, ठीक है? तो अभी फिलहाल ये तो मान के चलो कि हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको सॉल्व भी करना है। इसको क्या करना है जी? इसको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताओ आगे जो है, जो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ 30 क्वेश्चन बना ले फटाफट, बिल्कुल। क्या बोलते हो जी? सब लोग एक बार हैंड रेस करो, तो हैंड रेस करो बिल्कुल। यहाँ सर चलते हैं, 30 क्वेश्चन उड़ा देते हैं। आप बोलो 30 क्वेश्चन उड़ा देंगे अभी, अभी उड़ा देंगे तुरंत। यस सर, हैंड रेस करो, यस सर लिखो, ताकि हम क्या कर सके, ताकि मेरे को लगे कि नहीं आप भी एक्टिव हो। जैसे जितना एक्टिव होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उतना एक्टिव आप भी दिखने चाहिए। इसीलिए कमेंट सबको करना है, कमेंट क्या करना है सब। बहुत बढ़िया, अब दिखा ऐसे, अब ऐसे गुलाबी गुलाबी दिखता है ना, तो मस्त लगता है, बताए स्क्रीन में सामने। अब चालू करते हैं। स्वीकार करना लोहा मानना होगा नहीं, कान काटना होगा नहीं, है ना? वाह, स्वीकार करना मतलब लोहा मानना, किसी का लोहा मान लिया मतलब किसी को स्वीकार कर लिए, ऐसा? बड़ा गंभीर समस्या है जी। हाँ, कान काटना मतलब स्वीकार करना हो जाएगा। हाँ, अभी आंसर सही बताया वो, कि स्वीकार करना मतलब सिर माथे लेना, ले ले स्वीकार करत हो दाई तोला, समझ गए ना? सिर माथे लेना, समझ गए? एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था बस। अगला, तूती बोलना तो होगा ही नहीं, है ना? ठीक। मुहर लगा देना, ठीक है, बिल्कुल क्या कर देना? मुहर लगा देना। क्या करना? पुष्ट कर देना, शोहरत बढ़ना, आदर पूर्वक स्वीकार करना, या अकड़ना। क्या लोगे आंसर? ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलो जल्दी। हिंदी के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा आंसर टिक मारना है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। मुहर लगा देना मतलब पुष्टि कर देना उस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, कहावत का अर्थ क्या है? तो आप जान रहे हो, आप अगर किसी दुष्ट तो नहीं बोल सकते, मूर्ख बोल सकते हैं, कि मूर्ख को अगर आप कुछ सिखा रहे हो, तो मूर्ख व्यक्ति मतलब वही होगा, भैंस के आगे बीन बजाने वाला चीज। तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर होगा मूर्ख को शिक्षा देना। आप उसको कितना भी शिक्षा दे लो, ठीक है, क्या होने वाला है? आप जान रहे हो, भैंस खड़ी पगुराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। देखो मैं बोला था ना, मुहावरे और कहावत, लोकोक्ति, क्वेश्चन आना ही है। अब बताओ, इसका आंसर किसी से गलत नहीं होना चाहिए, कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। सही आंसर बोलो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी बोलो जल्दी। 74, 34 का बी, दोषी निर्देश को दोषी ठहराए। वाह, इतना मतलब आसान क्वेश्चन को आप क्या कर दे रहे हो जी, गलत कर दे रहे हो। हाँ, थोड़ा शर्म करो यार। गेहूं के साथ घुन पिस जाता है मतलब बुरे की संगति में भला व्यक्ति भी बदनाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कैसे बी बोल रहे हो? लगता है एग्जाम के एक्साइटमेंट में थोड़ा इधर प्रेशर ज्यादा है आप लोगों के, कहता है। एकदम आसान क्वेश्चन है जी, एकदम आसान क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है? हाँ, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कि समास पद्धति किस भाषा की विशेषता है, बिल्कुल फोड़ने वाला, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता दूं, कि समास पद्धति जो है वो संस्कृत भाषा की विशेषता है। किस भाषा की विशेषता है जी? संस्कृत भाषा की विशेषता है, ठीक है। क्या बात है, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो समास पद्धति जो है वो संस्कृत भाषा की क्या होती है? विशेषता होती है, क्योंकि समास जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। समास जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है, जो सम और आस से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सम और आस से मिलकर बनता है। सम का मतलब क्या होता है जी? समान, है ना? सम का मतलब क्या हो जाता है? समान।
थोड़कुन गलत हो जाते सर जी। अच्छा। और आस का अर्थ होता है आसान या पास या बैठना। ठीक है, तो ये जो है समास पद्धति है जिसका अर्थ क्या होता है, तो इस प्रकार समान रूप से बैठना, ये समास पद्धति। समास का मतलब क्या होगा, देखो समास संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब समान और आस का मतलब बैठना। तो समान रूप से बैठना ये समास का शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से फोड़ने वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो मजा आता है कि अब जान रहे हो संज्ञा दो शब्दों से बना है, सम धन ज्ञा। सम मतलब सम्यक और ज्ञा मतलब ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान होता है। तो इस हिसाब से संज्ञा गणना की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है ना, बताइए। गणना की दृष्टि से अगर आप संज्ञा पढ़े हो तो संज्ञा के आप कितने प्रकार पढ़े हो जी? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक। ठीक है, तो ऐसे करके आप पढ़े हो संज्ञा के प्रकार 5। लेकिन यहाँ पर गणना की दृष्टि से पूछा है, तो ये तो वही बता पाएगा जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो गणना की दृष्टि से संज्ञा जो है वो दो प्रकार की होती है, याद रखना। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं जो है वो दो प्रकार की होती है। चलो चलो, आप लोगों को हिंदी के क्लास की जरूरत है, तो गणना की दृष्टि से अर्थ के आधार पर सारी चीजों को एक साथ पढ़ना होगा। ठीक है। हम्म। सार्वनिक सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, इसमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है? मैं आपको बता दूं, सार्वनामिक विशेषण जो होता है उसके कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक और यौगिक। तो कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा जी? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। तो इसी का आंसर क्या नहीं है? तो बी नहीं है। मूल सार्वनामिक होता है, यौगिक होता है, संकेतवाचक होता है। इसके अलावा 3 और बता रहा हूं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो मूल तो होता है संकेत, आपने लिख ही लिया, यौगिक आपने लिख लिया, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। याद रखेंगे, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। याद रखिएगा, ये 3 और 3 3 3 6 जो है सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, इसके कुल 6 भेद होते हैं। तो ये 6 भेद जो है मौलिक या मूल सार्वनामिक, मूल ही लिखा हो या मौलिक लिखा हो, यौगिक, संकेतवाचक, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। व्यक्तिवाचक नहीं होता है। तो आपको आंसर क्या लेना था इसमें? आंसर लेना था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चल बहुत है, याद कर लो यार। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल समान होते हैं? ऐसा कौन सा वर्ग है जिस सर्वनाम के मूल रूप एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल समान होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्योंकि हिंदी में हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लेंगे आप इसका आंसर? मामला गंभीर हो रहा है। ठीक, इसको याद रखना कि जो प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक है, इसमें सर्वनाम का जो मूल रूप होता है वो एक वचन और बहुवचन में समान होता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो, सर्वनाम में भी घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना आसान मत समझ लेना। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी और नया अर्थ देने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? एकदम आसान। लो आप लोग पहले टिक मारो, फटाफट टिक मारो। दो या दो से अधिक धातुओं से बनी और नया अर्थ देने वाली क्रिया को क्या कहते हैं जी? ए बी सी डी। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या यौगिक क्रिया? क्या लेंगे आप आंसर? ए बी सी डी सी। बहुत बढ़िया, सही आंसर संयुक्त क्रिया। क्या कहा जाता है जी? संयुक्त क्रिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण मतलब अ ब स द बोल रहे हो, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है जी। समझ रहे हो, अब शब्द बोल रहे हो, कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। सार्थक वर्ण समुदाय। ठीक है, आधा ब बोल रहे हो, फिर अ बोल रहे हो,
फिर क बोल दे रहे हो आधा, कुछ भी बोल दोगे तो थोड़े ना चलेगा। सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? और ध्वनि, ध्वनि मतलब आप समझ रहे हो? भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए सीधी सी बात है ध्वनि की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? अक्षर, वाक्य, अर्थ, शब्द। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? ऑप्शन जो है 4 है आपके पास। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी, डी। लेंगे, लेंगे, हिंदी का क्लास लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? पूरा लेंगे। मेरे जो प्लेलिस्ट में हिंदी के वीडियोस है ना, वो देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव कराए हैं आप लोग को, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका शब्द, बहुत बढ़िया। क्योंकि सार्थक वर्ण समूह अ, ब, क, ख बोलोगे तो थोड़े ना कुछ वर्ण बन रहा है। अ, म, र बोलोगे तो अमर हो जाएगा। ये सार्थक वर्ण समुदाय हो गया। और ये क्या बन गया? ये बन गया देखो अ, र, म बोले, तो ये अरम मतलब क्या होता है? लेकिन इसी को आपने अ, म, र बोला, तो ये क्या बन गया? अमर। ठीक है, सार्थक शब्द बन गया। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? शब्द होगा। मेरे को लग रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए। सिंगार का तत्सम रूप क्या है ना? तत्सम तद्भव आप जानते हो, संस्कृत हिंदी। तो तत्सम रूप बोल रहा है, तो श्रृंगार का तत्सम रूप इसमें से सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार, इनमें से कोई नहीं आंसर लेंगे। ठीक है, तो बताएंगे इसमें से क्या आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखो, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्ड सही नहीं लिखा हुआ है ना? तो जिस तरह से आप जानते हो, मैंने आपको वाक्य शब्द शुद्धि पढ़ाया है, उसमें आपको मैंने पढ़ाया है कि श्रृंगार को इस तरह से लिखा जाता है, नॉट दिस। ठीक है, तो श्रृंगार को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये एक लाइन ही होता है श्रृंगार। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कई बार। अगला, अज शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है इसमें से। तो अज जो शब्द होता है, इसमें से कौन सा इसमें अनेकार्थक नहीं है? ठीक है, तो जहां आप बात करो, अज का मतलब ब्रह्मा तो होता है, ये हमको पता है। बकरा भी होता है, ये हमको पता है। कामधेनु होता है कि नहीं, ये आप बताइए। तो कामधेनु होती है, बकरी नहीं होती है। अज का मतलब बकरी नहीं होगा। ठीक है, अज का अनेक, अज जो है एक अनेकार्थी शब्द है। और जब आप अज का अनेकार्थी शब्द याद करते हो, तो उसमें आप ब्रह्मा, कामधेनु और बकरा पढ़ते। ठीक है, तो ए, बी और डी तो है। क्या नहीं है पूछा था, तो क्या नहीं है जी? ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं, बकरी नहीं होता है। ठीक है, बकरी जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे अनेकार्थी शब्द याद कराऊंगा मैं आपको। इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? इंसानियत, आप जान रहे हो उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन तो आने ही है एग्जाम में। तो बताइए इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय, यत प्रत्यय, यत प्रत्यय, या फिर नियत प्रत्यय। ठीक है, तो आप इंसानियत को दो भागों में तोड़ोगे तो क्या टूट जाएगा जी? एक तरफ हो जाएगा आपका इंसान और दूसरी तरफ हो जाएगा यत। क्या हो जाएगा? इंसानियत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने लोग भी ए, सी, डी ले रहे थे गलत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसानियत में इयत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और प्रत्यय किसको कहा जाता है? जो वाक्य के लास्ट में जुड़ते हैं, तो लास्ट में इयत जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द भानु का पर्याय है? बताओ भाई, भानु के पर्याय को आपको पूछा गया है। आप जानते हो भानु का पर्याय नहीं है पूछा गया है जी। जब भी नहीं है पूछा जाए, तुरंत गोला घेरो। पता है, नहीं को तुरंत गोला घेरना जरूरी है, एग्जाम में बहुत गड़बड़ी होता है। कौन सा भानु का पर्याय नहीं है? अर्क, मार्तंड, दिनेश, उड्डुपति। उड्डुपति क्या है पता नहीं, लेकिन दिनेश जो है ये होता है, मार्तंड होता है, अर्क होता है, उड्डुपति नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या लेंगे आप? आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या लिख देते हैं लोग, उड्डुपति लिख दिए हैं, बताओ जी। हाँ? ठीक, चलो। आंधी, तूफान। व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? वाह, आप बताओ जी, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्रता पूर्वक, उद्देश्यों के उच्च आशय को प्रकट करने वाला, विचार और निर्णय के स्वतंत्रता में दृढ़ होना चाहिए, या तो उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? आप कैसे हैं भाई? अच्छा, मेरे को जज कर लो ये पॉइंट, तीनों पॉइंट पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखो, जब भी सही नहीं है बोलता है, मैं सबसे पहले बोलता हूं उसको गोला घेरो। आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। तो आत्म संस्कार के लिए क्या मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है? बताएंगे?
हाँ है। स्वतंत्रता का उद्भव नम्रता से होता है, सही है। आत्म-मर्यादा के लिए विनम्रता आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे तो मर्यादा में कैसे रहेंगे? इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? वो सब तो सही है। ठीक। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही ने बोला है 30 क्वेश्चन हिंदी का करा दीजिए। अब भाग मत जाना। दब्बूपन से व्यक्ति पर क्या प्रभाव होता है? बताएंगे। जितने लोग भी सीजीटेट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़कर है ना तैयारी अपना मजबूत कर सकते हैं। ये है आपका कॉन्टेक्ट नंबर संपर्क करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी और व्याख्याता में हिंदी, संविधान, भूगोल और हिंदी, संविधान, भूगोल और इतिहास ये 4 व्याख्याता के कोर्स हमने लॉन्च किए हैं। तो जिनको भी जो भी हिंदी इतिहास, संविधान और भूगोल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है वो जुड़ सकता है। अब वो आपको कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन में पेड कोर्स में या शिक्षक भर्ती के फ़ोल्डर में आपको मिल जाएगा। दब्बूपन से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? तो निर्णयहीन हो जाता है, मंद बुद्धि जैसे कार्य करने लगता है। हाँ, बिल्कुल। दब्बूपन के कारण निर्णयहीन हो जाता है, क्या करूँ ऐसा सोचने मंद बुद्धि जैसा कार्य होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर अब समझ रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन है बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करना है तो सीधी सी बात है सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करना होगा क्या करना होगा सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करना ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे ना जी क्या चिंता कर रहे हो बेहतरीन पढ़ाएंगे ठीक है बच्चों में लेखन कौशल के लिए विकास बच्चे में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है बताओ भाई लेखन कौशल का विकास करना है क्या आंसर लेंगे आप बच्चों में क्या करना है जी लेखन कौशल का विकास करना है उन्हें बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहना नहीं पढ़ने के लिए कहना इसमें लेखन कैसे होगा भाई उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना तो ये तो आप समझ रहे हो आप हिंदी का शिक्षण शास्त्र देख लो आसान क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं आप लोग के भी सही हो रहे हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पठन कितने प्रकार से किया जाता है 2 3 4 5 किस प्रकार से पठन किया जाता है ठीक है ठीक है ये नहीं पता दो प्रकार से शब्दों का उच्चारण वर्णों का उच्चारण पठन दो प्रकार से किया जाता है ठीक है वर्णों का उच्चारण शब्दों का उच्चारण तो पठन दो प्रकार से किया जाता है चलो नहीं पता तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दिया ठीक है मैथ्स पेडागोजी वो भी करा देंगे चिंता मत कीजिए कारक चिन्हों को क्या कहते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आप बताइए कारक चिन्हों को क्या कहते हैं जल्दी से आंसर लीजिए कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है बताएंगे जी कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है वचन परसर्ग क्या बात है सही आंसर कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है परसर्ग कहा जाता है बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे पदबंध किसे कहते हैं देखो पदबंध हो कारक हो इससे क्वेश्चन तो आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो पदबंध किसे कहते हैं फटाफट बता दीजिए कि पदबंध किसे कहा जाता है ठीक है तो वाक्य किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको पद कहा जाता है ठीक है और एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना लेते हैं और इस मिली हुई इकाई को पद बंध कहा जाता है तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए तो इस हिसाब से जब एक से अधिक पद एक में बंधे हो तो उसको क्या कहा जाएगा पद बंध कहा जाएगा बिल्कुल सही आंसर सबके सब सही आंसर है ना देखो हिंदी का शिक्षण शास्त्र ना आसान ही कोई दिक्कत नहीं वह पढ़ता है या मजाक करता है या किस प्रकार का वाक्य वह पढ़ता है या मजाक करता है अब सोचकर बताओ ये किस तरह का वाक्य विधि सूचक प्रश्नवाचक अनुज्ञावाचक या संदेहार्थक वाक्य तो ज्यादा सोचोगे तो आंसर गलत हो जाएगा पहला चीज ये बता रहा है कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो प्रश्नवाचक है और वह पढ़ता है या मजाक करता है ये क्लियर नहीं हो रहा है वह पढ़ता है या मजाक करता है ये क्लियर नहीं हो रहा है सही प्रकार से पता नहीं चल रहा है कि कोई पढ़ रहा है कि मजाक कर रहा है तो ये एक तरह से क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस कारण ये प्रश्नवाचक है दूसरा इसकी पुष्टि इस क्वेश्चन मार्क से हो रही है
ठीक है? 2 तरह से इसकी पुष्टि हो रही है। पहला तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो पढ़ता है या मज़ाक करता है, और दूसरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो इन 2 चीज़ों से इसकी पुष्टि हो रही है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन लोग संदेहार्थक कर रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि संदेह जैसा कुछ नहीं है। वह पढ़ता है या मज़ाक कर रहा है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो है इसमें जो है बात का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कोई पढ़ रहा है कि कोई मज़ाक कर रहा है, और यह बात कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है। यह बात कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है? चलो, बहुत देर से बोल रहा था हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो है आसान आता है, आसान आता है। एक क्वेश्चन तो उड़ा दिया आपको। विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है भावों और विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए, वाक्यों के सुंदर गठन के लिए, लेखक की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इस तरह के प्रश्न जानते हैं ना क्यों आते हैं? ताकि आप क्या कर सको, एग्जाम क्वालिफाई कर सको। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, संबोधन के लिए, या वाक्य की समाप्ति के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। योजक चिन्ह, चिन्ह आपको पढ़ने होंगे। योजक चिन्ह का आंसर क्या होगा? तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ा नहीं है। तो बताएंगे हिंदी में अल्प प्राण या महाप्राण का जोड़ा नहीं है। ठीक है, जल्दी से बोलेंगे आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, क और ख बताएंगे, क और ख। तो बिल्कुल, क्योंकि अल्प प्राण का मतलब क्या होता है जी? जल्दी से बोलेंगे, अल्प प्राण का मतलब कौन कौन सा वर्ग? बताइए। अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, ये तो पढ़े ही हो गया आप हिंदी में, नहीं पढ़े होगे तो आपको बता देंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है, और नहीं है पूछा है, ये सही है। ज और झ, ज, च, 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 छ, ज और झ। ठीक है, तो ज जो है वो तीसरा वर्ण है, और झ जो है वो चौथा वर्ण है। ठीक है, तीसरा वर्ण है ज, च, रुको, च, छ, सॉरी, छ, ज और झ और इया। तो यहां पर देखो, ज और झ को पूछा है। ज जो है तीसरा वर्ण है, ठीक है, और झ जो है जो चौथा वर्ण है। अच्छा, ऐसे लिखोगे तो हालत खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, बताए, ऐसा आप पढ़े भी नहीं हो तो ऐसा लिखो भी मत, हालत खराब हो जाएगा। अल्प प्राण को इस तरह से कर लो, और महाप्राण को आप कलर बदल कर इस तरह से कर लो जी, ऐसे। तब आप लिखोगे ना, क, ख, ग, घ, अंगा, और च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि क और ख जो है, क और ख जो है, ये क्या है? क पहले वर्ग का है, और दो जो है दूसरे वर्ग का है। दूसरा वर्ग महाप्राण होता है। देखो, अल्प प्राण महाप्राण का जोड़ी है। क ख जो है वो अल्प प्राण और महाप्राण का यहाँ पर जोड़ी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है जी? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, ज और झ, ये भी देखो क्या है? तो तीसरा वर्ग है मतलब अल्प प्राण, और चौथा वर्ग है मतलब महाप्राण। ये भी आपका सही है, दोनों सही है। ठीक है, और ल और लह, ठीक है, तो ह जो है वो महाप्राण में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अल्प प्राण और महाप्राण किसको कहते हैं? तो अल्प प्राण का मतलब कम श्वास लिखे, और महाप्राण मतलब ज्यादा श्वास निकले। तो ऐसे में ल बोलो और लह बोलो, तो ज्यादा श्वास लह में निकल रहा है, और ल बोलने पे कम श्वास निकल रहा है, मतलब ये भी अल्प प्राण और महाप्राण होगा। तो क्या नहीं होगा? क और या दोनों अल्प प्राण है। ठीक, इसलिए ये नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जी, थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है। ऐसे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष सघोष आ जाता है तो मजा आ जाता है पढ़ाने में। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनि इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रा को एक झटके में बोलते हो आप, शब्दों को एक झटके में बोलते हो, अक्षरों को बोलते हो, कि वाक्यों को बोलते हो? एक झटके में किसको बोला जाता है आपके द्वारा, बताइए।
बी, शब्दों को एक झटके में बोल लेते हो, ऐसा? बोल के दिखाओ जरा, मात्रा को बोल के दिखाओ। ये तो मात्रा को बोल के दिखाओ, ए, ओ, ऐसा? हाँ, इसका आंसर है अक्षर। अक्षरों को एक झटके में बोला जाता है, ठीक है? एक झटके में होता है किसी का उच्चारण, ठीक है? ऐसे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण एक झटके में होता है, उसका आंसर है अक्षर, ठीक है? अक्षर। याद रखेंगे क्या? अक्षर, ठीक है? क्योंकि जो ध्वनि हम बोल रहे हैं वो क्या है जी? अक्षर। दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाता है? दाल पक रही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। दाल पक रही है, ये कौन सा वचन है? बताएंगे जी। तो यहां पर एक दाल पक रही है क्या? अगर एक से अधिक का बोध हो रहा है, जहां पर भी एक से अधिक का बोध हो, वो बहुवचन होता है। क्या आप एक दाल पका रहे हो? नहीं। दाल पक रही है मतलब समझ, बहुवचन, ठीक है? तो एक से अधिक का जहां बोध हो वो बहुवचन होता है। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी में आधारभूत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर, क्या बात है। 6। चलो वाक्य पढ़े हो मतलब अच्छी बात है। 6 प्रकार के आधारभूत वाक्य होते हैं। भानुदय, है ना? भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधनुदय, भाधनुदय, भाधनुदय या इनमें से कोई नहीं? आसान क्वेश्चन। संधि का क्वेश्चन आया, कैसे नहीं बनेगा आप लोग से? सबके सब सही बनाओगे, है ना? बनाओगे ना जी? किसी को गलत नहीं करना है। तो भानुदय, चलिए भानुदय, आंसर क्या होगा? बताओ जी। ए, बहुत बढ़िया, सही आंसर, ठीक है? तो ये हिंदी के भी 30 क्वेश्चन हो गए। मैं अभी भी बता दूं, हमारे यहाँ जो सीजी टेट, ठीक है, शिक्षक भर्ती, शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आप पीछे ना हो जाएं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़कर तैयारी चालू कर सकते हैं। क्योंकि आप जान रहे हो, अगर सीजी टेट 21 जुलाई को होना है तो सीधी सी बात है, शिक्षक, सहायक शिक्षक या व्याख्याता के लिए आपके पास समय है। जिन बच्चों के मन में ये सवाल है कि व्याख्याता हम दे पाएंगे कि नहीं, कोई ना कोई कंडीशन के कारण ये मन में आ रहा है कि व्याख्याता दे पाएंगे कि नहीं या शिक्षक नहीं दे पाएंगे, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि वर्ग 1 व्याख्याता और वर्ग 2 शिक्षक का कंबाइंड तैयारी कीजिए। क्योंकि अभी आपके पास 6 माह समय है, 6 से ज्यादा ही है। तो 6 माह का समय होने के कारण आप व्याख्याता और शिक्षक दोनों का तैयारी कर सकते हो, ठीक है? और फोकस आपको दोनों में करना है, ठीक है? बीएड वाले, डीएड वाले, परसेंट वाला, जिस तरह का भी डाउट है नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। तो क्यों ना हम अभी व्याख्याता और शिक्षक दोनों पर फोकस करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले बार के हिसाब से व्याख्याता और शिक्षक दोनों के क्राइटेरिया में ठीक-ठीक बैठ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब यूट्यूब के इतने सारे वीडियोस, रील्स, सरकार की बयानबाजी, ये सब के कारण जो है भ्रमित हो रहे हैं हम, पता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में बीच का रास्ता, अभी 6 महीने है ना, व्याख्याता का जो सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है, वो सब्जेक्ट, और शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी करना आप चालू कर दीजिए। क्योंकि आप वैसे भी बीएड वाले हो, ठीक है? तैयारी तो आप वैसे भी करोगे, हिंदी आपको पूरा पढ़ना ही है, इंग्लिश पूरा पढ़ना ही है, कंप्यूटर आपको पढ़ना ही है, सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना ही है। तो वो तो व्याख्याता में भी है और इधर भी है। तो दोनों तरफ है, जब तो पढ़ना ही पड़ेगा, सीधी-सी बात। तो दोनों में आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है? पेड क्लास कहाँ से ज्वाइन करना है? पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, कॉल या व्हाट्सएप 6269440444 9300999939। इस पे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये वाले नंबर पे आप लगाएंगे ना तो मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगी आपकी। लेकिन ये बात जो है क्लास लेते समय नहीं हो सकती। जैसे अभी आप कॉल करेंगे तो बात नहीं हो सकती। ठीक है? तो आप जो है इस पर डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, या आपके मन में कोई भी शंका है तो आप जो है कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी हर किसी को एक-एक को समझाने में जो है समय लग जाएगा और मेरे को क्लास भी लेना होता है शाम को, इसीलिए मैं एक साथ आप सभी को समझा दे रहा हूँ कि जिनका भी मान लीजिए वर्ग 1 कर रहे हैं लेकिन कॉमर्स वाले हैं तो वर्ग 2 देने का मौका मिलेगा कि नहीं? अब वर्ग 2 का तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन व्याख्याता में जो है पोस्ट आएगा कि नहीं? बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारे समस्याओं का समाधान एक ही है कि आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, व्याख्याता वर्ग 1 और वर्ग 2 पर फोकस कीजिए, ठीक है? तो व्याख्याता वर्ग 1 और शिक्षक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? फोकस करेंगे। सेट का जब एग्ज़ाम होगा तो उसका भी तैयारी कराएँगे, चिंता करने वाली बात नहीं, ठीक है?
बाकी एमसीक्यू मैं आपको डेली इसी टाइम पे कराऊँगा। आप ये मान के चलिए कि मेरी क्लास जो है वो 6 बजे होगी, ठीक है? तो 6 बजे आप इवनिंग में बिल्कुल मेरे से जुड़िएगा। डेली मेरा कोशिश रहेगा कि आपका क्या हो सके क्लास हो सके, ठीक है? ठीक। बाकी आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, अभी आपको भ्रमित होने का ज़रूरत नहीं है। आप वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए फ़ोकस कीजिए और डीएड, डीएलएड वाले आप एनआईओएस को मान्यता मिलेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब छोड़कर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि सीजीटेट का डेट आ गया है जब से, जान रहे हो आप 21 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है सीजीटेट का, तब तक आपके पास समय है, तैयारी कर लीजिए जो इकोनॉमिक्स लेक्चरर और संस्कृत ये दोनों का हम अवेलेबल कराने का कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स लेक्चरर और संस्कृत का तैयारी आपको बहुत जल्द जो है हमारे चैनल पर कराया जाए। वैसे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, संविधान, भूगोल ये सारे लेक्चरर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? तो आप जो है इसमें जुड़कर आप तैयारी करना चालू कर सकते हैं, ठीक। बाकी अ जो भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर बात करना उचित नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आपको अगर बेहतर तैयारी करना है, मजबूत तैयारी करना है, तो कहीं न कहीं से तो जुड़कर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के समय पे सेल्फ स्टडी करने से हो सकता है कि कुछ पक्ष आपके मजबूत ना हो पाए और जान रहे हो आप एग्ज़ाम में कई लोग का ऐसा होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर से चूक जाते हैं। तो अपने सभी पक्षों को मजबूत करने के लिए आपको जुड़ना ज़रूरी है। बाकी अ, डिसीज़न जो है वो आपका है। हिंदी व्याख्याता का तैयारी कर रहा है। मैं तो बताया व्याख्याता में आपका हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, संविधान, भूगोल और गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कॉमर्स। कॉमर्स की क्लासेस भी हो रही है। हिंदी व्याख्याता में भी हमने 2 से 3 टीचर अवेलेबल कराए हैं आपके लिए ताकि हिंदी सॉरी गणित व्याख्याता के लिए ताकि गणित के इतने बड़े सिलेबस को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। उसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और मेरी टीम भी साथ में पढ़ाएगी आपके। कम से कम 4 टीचर मिलकर हम गणित व्याख्याता आपको पढ़ाएँगे। इसके अलावा कॉमर्स में भी मैंने आपको 2 टीचर दिए हैं, ठीक है? ताकि 2 टीचर मिलकर आप पूरा-पूरा सिलेबस दोनों पढ़ा दें, ताकि क्या हो, आपको जिस टीचर से पढ़ने का इच्छा हो, आप उनसे पढ़ सकें, ठीक है? तो कॉमर्स में भी मैंने आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल कराए हैं, गणित में तो मैंने आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल कराए हैं, ठीक है? वैसे ही संविधान में भी मैं आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल कराऊँगा, भूगोल में भी 2 से 3 ऑप्शन अवेलेबल कराऊँगा, मतलब 2 से 3 टीचर जो हैं आपको सिलेबस कवर कराएँगे, ठीक है? और वैसे इतिहास में भी मैं आपको 2 से 3 टीचर अवेलेबल कराऊँगा, ठीक? इसके अलावा शिक्षक भर्ती, सिर्फ व्याख्याता की बात नहीं है। शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैथ्स में आपको 5 टीचर अवेलेबल होंगे, ठीक है? जो अपने-अपने तरीके से पढ़ाएँगे, हर पूरे सिलेबस को, ठीक है? आपको जिनका समझ में आता है, हालाँकि बहुतों की जो पहली पसंद है मैथ्स में, वो मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा होगा कि हो सकता है मेरे से आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप जो है बाकी और भी 4 ऑप्शन तो 5 टीचर जो है मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, पाँचों में से मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है? सब अपने-अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, सब अपने-अपने मैथ्स में बेस्ट है, ठीक है? तो आप जिससे चाहें उनसे पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे आपको क्या किया जाता है, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है? मतलब आपको युवा आईएएस अकेडमी आप क्यों चुन रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो ये क्यों का जवाब है कि आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से आपको जो टीचर आपका फेवरेट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? और किसी समस्या? बाकी कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप कहाँ मिल सकते हैं, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे को डायरेक्ट आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे यूज़ एनोदर मेथड या रजिस्टर रहता है, उस पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद कोर्स में जाइए, कोर्स के अंदर जाइए, कूपन कोड लगा हुआ है बसंत 30 क्लिक कीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा और पे करते ही आपका क्या होगा कोर्स चालू हो जाएगा। लाइव क्लासेस जो हो रही हैं मैं आपको बता दूं जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं सारे क्लासेस का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो आपका बार-बार रहता है कि सर लाइव क्लास जो होगी पहली बात तो लाइव क्लास होंगी कि नहीं? तो लाइव क्लासेस सभी कोर्स में होंगी और लाइव क्लासेस होंगी तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा कि नहीं?
हाँ, तो बिल्कुल लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डेड वीडियो होंगी उसको जितने बार देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगी, ठीक है? मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चरर का बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश में बिल्कुल मैं लगा हुआ हूँ कि उसके लिए 2 टीचर हो सके। एक तो मैं हूँ ही, ठीक है? एक और हो जाए, तो 2 लोग जब हो जाएँगे ना तब मल्टीपल टीचर बोल पाएँगे हम कि हाँ, मल्टीपल टीचर का ऑप्शन। तब इकोनॉमिक्स लेक्चरर हम चालू करेंगे, ठीक है? 4 सर से पढ़े हो मैथ्स, हाँ, ठीक है। ये लोग अ, हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, देखो इन लोग बता रहे हैं भाई 4 लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं अभी, है ना? 5 है, 5 ऑप्शन 5 है लेकिन। चलो, तो अब जाने का समय हो गया है, ठीक है? तो अब जब जाने का समय हो गया तो चलते हैं और फिर कल जो है इस मिलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने आपको क्या करा दिया? तो आज मैंने आपको बाल विकास और हिंदी करा दिया। इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान कराना है कि नहीं कराना है? वीडियो के लास्ट में एंड होने के बाद कमेंट ज़रूर करके बताइए, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? शिक्षक भर्ती के लिए हमने एक बुक लॉन्च किया है मैथ्स का, तो मैथ्स का जो शिक्षक भर्ती का जो बुक है, वो जल्द ही मार्केट में आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही मार्केट में आएगा आप उस बुक को ले सकेंगे, ठीक है? तो शिक्षक भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन हो, आरक्षक भर्ती हो, इनके लिए हमने मैथ्स का बुक लॉन्च किया है। तो उसका जो है पहला झलक आपको जल्द दिखाएँगे, ठीक है? हमारा सेंटर बिलासपुर और कोरबा दोनों में है। कोरबा में पीजी कॉलेज के सामने है, कोसाबाड़ी रोड, और बिलासपुर में 2 जगह है, मंगला चौक में, ठीक है? मंगला चौक से 20 कदम की दूरी पर, सिटी मॉल वाले रास्ते में, मंगला चौक सिटी मॉल नहीं जाना है, बहुत दूर हो जाता है। मंगला चौक से 20 कदम बस, और गांधी चौक से दयालबंद रोड में बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, ठीक है? ठीक है। बाकी कोर्स के प्राइस आपको इस नंबर पे संपर्क करने से मिल जाएँगे। गुड नाइट सबको।